तो आज का जो हमारा रूपरेखा रहेगी, सबसे पहले हम जब ग्रेटर देन वाले कंस्टेंट आएंगे उनका इंट्रोडक्शन लेंगे और फिर एक नया कंसेप्ट आज हम काम में लेने वाले हैं, आर्टिफिशियल वेरिएबल, कृत्रिम चर के हेल्प से सिंप्लेक्स मेथड को सॉल्व किया जाएगा। सिंप्लेक्स मेथड में कुछ इंप्रूवमेंट किए जाएंगे। इसके लिए हमारे पास दो मेथड है, बिग एम मेथड और टू फेज मेथड। और उसके बाद उनसे जब सॉल्व नहीं होता है तो एक डिजेनरेसी नाम की प्रॉब्लम हमारे पास आएगी, उसको हैंडल करना है हमें, और इनकंसिस्टेंसी, और लास्ट में हम एग्जाम्पल लेंगे। सिंप्लेक्स मेथड कल हमने स्टार्ट कर दिया था। दो तरह की प्रॉब्लम हमने यहां ली थी कि जब एक बार हमारे पास कंस्टेंट लेस देन फॉर्म के हों और एक बार कंस्टेंट हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू किसी भी फॉर्म के हों इनमें से। तो जब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म के होते हैं तो हम दो मेथड काम में ले रहे हैं यहाँ पे। 1951 में ये मेथड डेवलप हुए थे, बिग एम मेथड एंड टू फेज मेथड। लेस देन फॉर्म में कल हमने बात कर ली थी, लेकिन इसके बाद जब हमारे पास कल ग्राफिकल सॉल्यूशन में हमने देखा कुछ टाइम हमारे पास अनबाउंडेड सॉल्यूशन भी आते हैं, नो फिजिबल सॉल्यूशन भी आते हैं। जनरली अनबाउंडेड सॉल्यूशन लेस देन में भी आते हैं, ग्रेटर देन में भी आते हैं, इसलिए ये दोनों तरह से दोनों सिंप्लेक्स मेथड में आएंगे। लेकिन जो हमारा नो फिजिबल सॉल्यूशन है या इनकंसिस्टेंसी है, ये जनरली ग्रेटर देन इक्वल टू वाले में आएंगे। तो यहाँ बिग एम और टू फेज के बाद हम ये काम में लेंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल वेरिएबल होता क्या है, जरूरत क्यों पड़ती है, और बिग एम मेथड में कैसे काम में लेते हैं। हम यहां पे देख रहे हैं कि सभी कंस्टेंट हमको एलपीपी में अगर ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म के दिए हुए हों, सभी कंस्टेंट हमको ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म में दिए हों, ये यहां हम देख सकते हैं सारे कंस्टेंट ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म के हैं। तो इन इनइक्वालिटीज को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए कल भी हम बता चुके हैं, इधर हमको ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू लेस देन और ग्रेटर देन, जिसको हम स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल बोलते हैं। यहां पर चूंकि हमको यहां ग्रेटर देन इक्वल टू है तो कुछ माइनस करना पड़ेगा, जिसको हमने सरप्लस वेरिएबल कहा था। यहां हमने माइनस कर लिए हैं, ये माइनस एक एक वेरिएबल जिनको हम सरप्लस वेरिएबल कह रहे हैं माइनस कर दिया हमने यहां सब जगह। ये माइनस करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स फॉर्म बनी है वो ये वाली बन रही है, और ये जो मैंने रेड मैट्रिक्स फॉर्म में बताया है ये हमारे सारे सरप्लस वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स हैं। कल अपन ने बात की थी ग्राफिकल सॉल्यूशन सिंप्लेक्स मेथड में कि हमको सिंप्लेक्स मेथड के लिए सबसे पहले इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन चाहिए, और वो हम सेलेक्ट करते थे जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको यूनिट मैट्रिक्स मिलती थी। यहां पे हम देख रहे हैं यूनिट मैट्रिक्स तो है, लेकिन ये -I1 के साथ है यहाँ पे। तो ये यूनिट मैट्रिक्स हमको सीधा सीधा नहीं मिल रहा है, माइनस कॉमन लेने के बाद मिल रहा है। और अगर हम इसके लिए सॉल्व करते हैं तो हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है बेसिक सॉल्यूशन, वो लेस देन माइनस होने की वजह से लेस देन इक्वल टू 0 मिल रहा है, जो हमारे बेसिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन नहीं है। बेसिक सॉल्यूशन पॉजिटिव होने चाहिए, इसलिए ये वाला हमारा बेसिक सॉल्यूशन वाला काम नहीं करेगा। तो यहां पे हमने देखा कि अब हमको इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं मिल पा रहा है, तो हमें इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल को ऐड करना पड़ता है ताकि हमको IBFS इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन मिल सके। यहां आप देखेंगे हम ये एक्स्ट्रा एक्स एम प्लस एन के बाद एक्स्ट्रा वेरिएबल डाल रहे हैं, एक्स एम प्लस एन प्लस 1, एक्स एम प्लस एन प्लस 2। हर एक कंस्टेंट में, चूंकि ये सारे ग्रेटर देन इक्वल टू थे, इसलिए हर कंस्टेंट में हम एक एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डाल रहे हैं। इस एक्स्ट्रा वेरिएबल को क्यों डाल रहे हैं? ताकि हमको यहां पे देखें ये सारे एक्स्ट्रा वेरिएबल है जिनके कॉरस्पॉन्डिंग यूनिट मैट्रिक्स बन रही है। तो ये जो एक्स्ट्रा वेरिएबल हमने डाले हैं IBFS फाइंड आउट करने के लिए, इन एक्स्ट्रा वेरिएबल को हम बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल। ये एक नया कंसेप्ट है। कल हमने देखा था कि सरप्लस और स्लैक वेरिएबल डाल रहे थे, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या करते थे, उसको 0 के साथ रिप्रेजेंट करते थे, शो करते थे। लेकिन यहां पे आज हम ऑलरेडी इक्वल हो चुकी है, सिस्टम हमारा इक्वल हो चुका है, इसके बाद कुछ वेरिएबल और जोड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये सिस्टम कंसिस्टेंस नहीं होगा। जो इक्वल है उसमें अपन कुछ और जोड़ रहे हैं वेरिएबल, और ये वेरिएबल क्या है, पॉजिटिव है, तो डेफिनेटली इधर वाले को ये डिसबैलेंस करेंगे। तो इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए
हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन में कुछ हमको माइनस करना पड़ेगा, जो यहां पे पॉजिटिव कर रहे हैं उसको। तो हम एक बड़ा वेरिएबल -m ले ऐसा सेलेक्ट करते हैं जो इनके साथ लेके आर्टिफिशियल वेरिएबल में अभी आगे जब काम आएगा न्यूमेरिकल जब हम लेंगे। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल क्या हुआ, जब हमको IBFS नहीं मिलते हैं तो IBFS बनाने के लिए स्लैक और सरप्लस वेरिएबल के बाद में कुछ आर्टिफिशियल वेरिएबल हमको और डालने पड़ते हैं जिससे IBFS मिल जाए। ऐसे डालने वाले वेरिएबल्स को हम आर्टिफिशियल वेरिएबल कहते हैं। तो एक ये नया कंसेप्ट था और ये बिग एम मेथड में काम लिया गया, इसलिए आर्टिफिशियल वेरिएबल और बिग एम मेथड कार्नेस ने 1951 में दिया था, तो इसे समटाइम कार्नेस मेथड भी कहते हैं। यहां अभी हम बात कर रहे थे कि जो भी हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए हैं, उन आर्टिफिशियल वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में न्यूट्रलाइज करने के लिए हम एक ये -m वेरिएबल लेते हैं। -m एक पॉजिटिव नंबर है, जनरली किताबों में बहुत बड़ी संख्या लिखी हुई है, मैं सिर्फ कहता हूं पॉजिटिव नंबर है। ऐसा नहीं है, कई बार न्यूट्रलाइज करने के लिए इसकी वैल्यू छोटी भी हो सकती है। तो दिस इज ओनली ए नंबर, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नहीं होगा। नेगेटिव होने से क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। हम एक जगह तो कंस्ट्रेंट में बढ़ा रहे हैं और डबल वहां कर रहे हैं, तो हमारा डिसबैलेंस है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी डिसबैलेंस हो जाएगा। तो ये पहला रीजन था जब हमारा ये था। इसमें क्या क्या स्थितियां हो सकती है, यदि सारे प्रतिबंध कंस्ट्रेंट समीकरण फॉर्म में हो तो हमको सरप्लस स्लैक वेरिएबल नहीं डालने पड़ेंगे, आर्टिफिशियल तो डालने पड़ेंगे, तभी IBFS मिलेगा। अगर कंस्टेंट लेस देन फॉर्म में हो तो कल वाला काम, ग्रेटर देन फॉर्म में हो तो आर्टिफिशियल वेरिएबल डालने हैं, इक्वल हो तो भी आर्टिफिशियल वेरिएबल डालने हैं। सबसे जनरलाइज प्रॉब्लम जिसमें तीनों कंस्टेंट आ जाए। तो आज मैंने सबसे पहले वही प्रॉब्लम ली है जिसमें देखिए आप इक्वल भी आ रहा है, ग्रेटर देन भी आ रहा है, लेस देन भी आ रहा है। तो तीनों तरह की प्रॉब्लम एक साथ लेने से आपको सारा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम इसका स्टैंडर्ड फॉर्म बना रहे हैं। हमको क्या दिया हुआ है यहां पे, मिनिमम, निम्नतम। तो कल हमने सिंप्लेक्स में क्या बात की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मिनिमाइज क्या होना चाहिए, मैक्सिमाइज। तो हम यहां पे ये मैक्सिमाइज कर रहे हैं। मैक्सिमाइज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो -5x1 -2x2, -5x1 -2x2। और ये देखिए आप इक्वल में हमें कुछ नहीं करना है, ग्रेटर देन में माइनस करना है एक वेरिएबल। ये देखिए आप यहां पे -x3, ताकि ये बराबर हो जाए। और लेस देन में हमको क्या करना है, ऐड करना है। तो ये देखिए आप x4, ये हमने ऐड कर दिया। तो यहां तक की जो बात है हमारी, ये हमारी कल तक की बात थी। आज अब हमको इनसे चूंकि यूनिट मैट्रिक्स नहीं मिल रहा है तो IBFS नहीं मिल रहा है, इसलिए हमने यहां पर एक तो मिल रहा है, देखते हैं आप, 0 0 1, एक रो तो मिल रही है हमको, एक कॉलम, सॉरी एक कॉलम मिल रहा है यूनिट मैट्रिक्स का। अभी हमें 1 0 0 0 1 0 और चाहिए, तो हम दो आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां डाल रहे हैं, x5 और x6। तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, 1 0 0 और यहां से 0 0 0 1 0। बात समझ में आ रही है। इसका मैंने मैट्रिक्स फॉर्म, एक्टिविटी मैट्रिक्स ये बना दिया। अब आप इसमें देखें, इसको पहले कॉलम को मैं बोलता हूं α1, α2, α3, α4, α5, α6। तो यहां पे बेसिस में हम देखें तो जो यूनिट मैट्रिक्स का पहला कॉलम कौन सा होता है, 1 0 0, दिस वन 1 0 0, दैट इज α5। तो पहला मैं इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन में कौन सा ले रहा हूं, α5। सेकंड होता है 0 1 0, यह है α6। तो ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, α5, α6 और फिर 0 0 1, ये है हमारा α4, यहां α4। तो यहां एक ऑर्डर का हमें ये नहीं देखना है कि बढ़ते हुए क्रम में रखना है, घटते हुए में, जिस ऑर्डर में हमारी यूनिट मैट्रिक्स बन रही है उनको लेना है। तो ये मैंने कल भी आपको कहा था ऑर्डर का ध्यान रखना है, आज भी हमें यहाँ पे α5, α6, α4, ये हमारा इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बना है आर्टिफिशियल वेरिएबल के लिए। और एक जो नया काम हमने किया है कि जो हमने आर्टिफिशियल वेरिएबल डाले हैं, दो x5 और x6, उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में हम क्या लेते हैं, -mx5 -mx6, क्योंकि हमारा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल यहां हम ऐड कर रहे हैं, इक्वल, ऑलरेडी इक्वल इक्वेशन है, समीकरण है इसलिए इक्वल है, और उसमें हम कुछ चीज और ऐड कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ यहां पे एक्स्ट्रा सरप्लस अमाउंट मिल रहा है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहां पे वापस क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन में
माइनस कर रहे हैं। क्लियर? ओके। एक क्वेश्चन जो आपके दिमाग में यहां आना चाहिए कि हम यहां पे सब जगह सेम ले रहे हैं, माइनस एम। किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है आप चाहें तो इनको चेंज भी कर सकते हैं, माइनस M1X5 माइनस M2X5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। IBFS हमको मिल गया अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 4। सिंप्लेक्स टेबल जैसे कल हम बना रहे थे उसी तरीके से ले रहे हैं। ये आ गए हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल पे। देखिए अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 4, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग वेरिएबल है X5, X6, X4। क्लियर? इसके करस्पॉन्डिंग कॉस्ट वेक्टर अल्फा 5 का मतलब C5 है माइनस M, C6 है माइनस M, C4 0। ये क्या है? स्लेक और सरप्लस वेरिएबल वाला कोफिशिएंट। क्लियर? कल आपने पहली टेबल में देखा था, यहां मेरे पास सारी एंट्री 0 आ रही थी, इसलिए ZJ माइनस CJ मुझे क्या मिल रहे थे? माइनस CJ ओनली। यहां पे आज आप देखें, इसलिए ये जनरली बच्चे रट लेते हैं, पहली टेबल में 0 डाल देते हैं, लेकिन जब भी हम इस तरह के मेथड में आ जाएंगे ये कंसेप्ट हमारा गलत हो जाता है। आप ये ध्यान रखिएगा कहां से एंट्री आ रही है, माइनस M 0। क्लियर? ये हमारा रिक्वायरमेंट वेक्टर बी स्मॉल कल हमने लिया था वहीं से। यहां पे पहली टेबल में हम एक्टिविटी मैट्रिक्स को फिलअप कर देते हैं। ZJ माइनस CJ कल हमने निकालना शुरू किया था, कल बताया था, फिर भी आज मैं रिवाइज कर देता हूं। माइनस का 3M प्लस माइनस का 2M टोटल हो गया माइनस का 5M, और 1 इंटू 0 माइनस 5 मीन्स प्लस 5। सो आई हैव गॉट माइनस 5M प्लस 5। इसी तरीके से मैं आगे जब चेक करूंगा, मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूं, कल हम ये सब काम कर चुके हैं, एक एक बार कैसे निकालते हैं। ये हमें ZJ माइनस CJ की वैल्यू मिलती है। यहां आप देखें, कल भी हमने कहा था माइनस में मॉडुलस में जो बड़ा हो, M मैंने कहा है पॉजिटिव नंबर है। क्लियर? तो यहां M पॉजिटिव है, M पॉजिटिव है, तो जब भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5M मॉडुलस में बड़ा होगा। ठीक है, इसलिए हम यहां से इसको ले रहे हैं एंट्रिंग। एक चीज और यहां पे आप ध्यान दीजिएगा, बाय द ये होता माइनस 5M प्लस 2, तब कौन सा बड़ा होता? दोनों के कोफिशिएंट क्या है? सेम है। आप न्यूमेरिकल पॉजिटिव नंबर देके चेक कर सकते हैं। और अगर ये भी माइनस M प्लस 5 ही होता, दोनों सेम हो जाते हैं, देन जैसे हमने कल बात कही थी, जब भी दो नेगेटिव बराबर हो जाएंगे ZJ, आप कोई सा भी एंट्रिंग ले सकते हैं। इसका मतलब वहां पे जो एक चीज यहां छुपी हुई है, किताबों में मिले ना मिले मुझे नहीं पता है, जनरली नहीं मिलती है, इसका मतलब इसके अल्टरनेट सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं। इस समस्या के दो सॉल्यूशन भी मिल सकते हैं आपको, अगर कभी ऐसे दो बराबर आ जाए। क्लियर? तो यहां से हम एंटर कर रहे हैं फर्स्ट, ये एंट्रिंग वेक्टर बनेगा हमारा। एंट्रिंग वेक्टर के बाद हमारा काम क्या होता था? की एलिमेंट। कैसे निकालते थे हम की एलिमेंट? B ओवर YIJ, 4/3, 3/2, 3/1, और इनका मिनिमम 4/3 का मिनिमम डिवीजन आएगा 1.33, 3/2 1.5, 3/1 3। सो मिनिमम हुआ 4/3, इसलिए 3 क्या हो गया? की एलिमेंट। ठीक है, कल मैंने एक चीज और बताई थी, B/YIJ सच दैट YIJ शुड बी पॉजिटिव। यहां तीनों पॉजिटिव हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 की एलिमेंट हो गया हमारा, एंट्रिंग वेक्टर हो गया, की एलिमेंट हो गया। की एलिमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा वेक्टर है? 5। अल्फा 5 हमारा क्या हो जाएगा? डिपार्चर। यहां एक सिंप्लेक्स में अब चेंज हो रहा है। अभी तक हम क्या करते थे, जो डिपार्चर होता था, ठीक है, अगले वाले न्यू इंप्रूव्ड IBFS में चेंज कर देते थे। यहां ये मेथड में ये कहा गया, चूंकि हमारा 5 क्या है? आर्टिफिशियल वेरिएबल, ये हमारी तरफ से डाला हुआ है, तो हमें इसको जल्दी से जल्दी रिमूव करना चाहिए, मेन बेसिक सॉल्यूशन में नहीं आना चाहिए। तो यहां एक मेथड में चेंज है कि जो भी अगर हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो रहा है, डिपार्चर हो रहा है, तो उसके आगे हम अगली टेबल में कैलकुलेशन ही नहीं करेंगे, उसे हमें रिमूव करना है। ठीक है, तो ये सिंप्लेक्स मेथड में क्या क्या चेंज आ रहे हैं ये हमें ध्यान रखना है। यहां पे -m पहला चेंज। दूसरा, अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो रहा है तो अगली टेबल में हम उसकी कैलकुलेशन नहीं लेते, क्योंकि वो रिमूव करना है हमें। ओके, सो यहां से एंट्रिंग हो गया, की एलिमेंट हो गया, और ये डिपार्चर हो गया। तो अब हम देखें कि सारे ZJ CJ पॉजिटिव नहीं है, ZJ माइनस CJ, इसलिए ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है, नेगेटिव आ रहा है। एंट्रिंग वेक्टर
अल्फा 1 है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन नए वाले क्या बन जाएंगे, अल्फा 5 की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा 1। तो जो हमारे अल्फा 5, अल्फा 6, अल्फा 1 थे वो अब क्या बन जाएंगे, अल्फा 1, अल्फा 6, अल्फा 4। ऑर्डर का ध्यान रखिएगा, 5 डिपार्चर हुआ है, 5 की जगह एंटर होगा 1। ऑर्डर मत देखिएगा 1, 6, 4 कहीं भी। ये मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये गलती जब हम कॉपी विजिट करते हैं बहुत देखने को मिलती है। तो जो डिपार्चर हो रहा है उसकी जगह एंट्रिंग जगह लेगा। तो 5 डिपार्चर हो रहा था, 5 की जगह 1। अल्फा 1, अल्फा 6, अल्फा 4 हमारा नया बेसिक इंप्रूव्ड बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। अभी हमें नहीं पता है कि ये एग्जैक्ट क्या नहीं है, पर ये हमारा नया इंप्रूव सॉल्यूशन हो गया। अब हम नया ये देखिए नई टेबल में हमने सेकंड टेबल में ये इसको फिलअप कर दिया है, अल्फा 1, अल्फा 6 एंड अल्फा 4। अल्फा 1 का मतलब इसका कोफिशिएंट या वेरिएबल कौन सा होगा, x1, अल्फा 6 का x6, अल्फा 4 का x4 और इसके करस्पॉन्डिंग C1, C6, C4। C1 इज -5, C6 इज -m एंड C4 इज 0। ये फिलअप हो गए। हम कैसे निकालते थे, जो की एलिमेंट आ रहा है उस रो को सबसे पहले वाली रो में निकालते थे। कल हम ये काम कर चुके हैं। और क्या करते थे, इसके लिए हम की एलिमेंट का डिवाइड कर देते थे। की एलिमेंट हमारा कितना है, 3। तो 4/3, 3/3 इज 1, 1/3, 0/3 0, 0/3 0, 1/3। चूंकि ये कौन सा है हमारा डिपार्चर वेक्टर है और आर्टिफिशियल वेरिएबल है, ये कैलकुलेशन ही नहीं दिखा रहे हम यहां, और यहां 0/3। तो ये हमारा सेकंड वाला बन रहा है। इसी तरह से सेकंड रो, थर्ड रो कल मैंने आपको बताया था, आर्टिफिशियल की एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग वाला एलिमेंट लेके हमको सेकंड और थर्ड रो निकालनी है। फॉर्मूला कल मैंने आपको बता दिया था, वही कैलकुलेशन हम करते हुए यहां पे हम निकालेंगे। क्लियर? थर्ड भी ऐसे निकाल देंगे। वापस हम ऑप्टिमिटी टेस्ट चेक करते हैं, ZJ माइनस CJ। जब हम ये निकाल रहे हैं तो हमको यहां पर एक ही नेगेटिव एलिमेंट मिल रहा है, इसलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। यही हमारा एंट्रिंग वेक्टर बन जाएगा। ये हमारा एंट्रिंग वेक्टर बना। तो अब आपको की एलिमेंट निकालना है। की एलिमेंट 4/3 अपॉन 1/3, 1/3 अपॉन 1/3, 5/3 अपॉन 5/3। क्लियर? यहां से आप एक खास बात देखें जिसपे मुझे जान के मैंने ये एग्जाम्पल लिया है। 1/3 अपॉन 1/3 1, 5/3 अपॉन 5/3 1, दो मिनिमम सेम मिल रहे हैं। आ रही बात समझ में आपको? तो अब हम कौन सा लें? जनरली एज ए मेथड आप कोई सा भी ले सकते हैं, लेकिन यहां मैं आपको एक सलाह दूंगा, ट्रिक दूंगा। हमने क्या करना है, सबसे पहले आर्टिफिशियल वेरिएबल को रिमूव करना है। तो ये वाला लेने पे मेरा कौन सा रिमूव हो जाएगा, आर्टिफिशियल वेरिएबल, इसलिए मैं ये सेलेक्ट कर रहा हूं। क्लियर है? ये लेने के बाद आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, आगे जाके वो रिमूव तो होगा अगर ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो, पर यहीं पे हम वो सही ले लें जिससे हमारी कैलकुलेशन कम हो। ये आपके लिए होमवर्क है, आज जाके ये काम भी करें आप। इसको आप मिनिमम लेके देखें और आगे क्या सॉल्यूशन होगा। ओके, सो 1/3 को मैंने क्यों की एलिमेंट लिया, क्लियर है आपको? इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा है, 6। तो 6 वाला मेरा कौन सा था, आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो ये डिपार्चर हो गया। मैंने दो आर्टिफिशियल वेरिएबल लिए थे, अल्फा 5, अल्फा 6 वाले, दोनों क्या हो गए, डिपार्चर हो गए। अब क्लियर? तो ये 6 डिपार्चर हो गया। और नया जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बन रहा है वो कौन सा बना हमारा, अल्फा 1, अल्फा 2, क्योंकि 2 एंटर हो गया है, किसकी जगह हुआ है, 6 की जगह। तो यहां 6 की जगह कौन सा आ जाएगा, 2, अल्फा 4। तो ये नई टेबल में हमने भर दिया है, फिलअप कर दिया, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 4। इसके करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट भर दिए हैं, ये आपने पहले भी देखे हैं। और ये दोनों के लिए हमको कैलकुलेशन नहीं करनी है, बाकी कैलकुलेशन हमने कर ली। और जो हमने ZJ माइनस CJ निकाला वो क्या आ गए, पॉजिटिव आ गए सारे। ये पॉजिटिव आ गए तो इसका मतलब ये जो हमने बेसिक सॉल्यूशन लिया है, ये जो इंप्रूव बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन लिया है, 2 बार इंप्रूव हुआ है। पहला हम लेके चले, फिर इंप्रूव होके हम यहां पहुंचे, फिर इंप्रूव होके हम यहां पहुंचे, और इससे हमको सारी ऑप्टिमेटिक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है। और इस सॉल्यूशन से हमें क्या आंसर मिल रहे हैं, मैं कल आपको बता चुका हूं कैसे लेते हैं हम ये। x1 बराबर 1, x2 बराबर 1,
तो हमारा ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन हो गया x11, x21, x30, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में x3 नहीं आ रहा है यहां पे, और x4 का भी वैल्यू क्या आ रहा है, 0। क्लियर? तो बेसिक सॉल्यूशन के लिए x11, x21 ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रख दें, और यहां से भी निकाल सकते हैं आप, -5 इंटू 1 -2 इंटू 1 टोटल -7। सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज -7। बट आवर क्वेश्चन, ओरिजिनल क्वेश्चन इज, जो हमारा मूल क्वेश्चन था वो क्या था, निम्नतम z। तो हम यहां पे उसका आंसर निकालने के लिए वापस -1 से गुणा कर देते हैं, तो निम्नतम z की वैल्यू आ जाएगी 7। x1 x2 इज 1 और z का वैल्यू हो गया 7। तो ये बिग एम मेथड है, कहलाता है